पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है, घटनास्थल की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। तो शीजान से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी हुई है और वो घटनास्थल जहां पर तुनिशा ने सुसाइड की थी वहां पर भी ये वीडियोग्राफी करवाई गई है। तो एक्ट्रेस तुनिशा की मौत के मामले से जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ना केवल तुनिशा की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है, बल्कि उस घटनास्थल की भी वीडियोग्राफी करवाई गई है जहां पर उसने सुसाइड की थी। फिलहाल शीजान से पूछताछ जारी है। फिल्म और टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि तुनिशा किसी तरह के कोई डिप्रेशन की दवाइयां नहीं लेती थी, जबकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में डिप्रेशन को लेकर कुछ बातें लोगों के सामने रखी थी। देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल है। आज कोरोना से निपटने की तैयारियां। मॉक ड्रिल में शामिल मनसुख मांडविया सफदरजंग अस्पताल मंडाविया पहुंचे हैं। अस्पतालों की तैयारियों की जांच। मॉक ड्रिल पर मनसुख मांडविया ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए तैयारी, सुविधाओं की जांच की जा रही है। देश भर में मॉक ड्रिल हो रही है। तो आज देश भर के अस्पतालों में हर स्टेट के चिकित्सा मंत्री अस्पतालों की चेकलिस्ट को चेक कर रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे अस्पताल मनसुख मंडाविया। और आज तमाम राज्यों के चिकित्सा मंत्री इस बात की जांच करने के लिए अपने अपने क्षेत्र के बड़े सरकारी अस्पतालों में पहुंचे हैं, ये जांच करने के लिए कि अगर परिस्थितियां एक बार फिर से बिगड़ती हैं तो क्या तमाम इंतजाम चेकलिस्ट में है या नहीं, चाहे वो कंसंट्रेशन को लेकर हो या फिर जो है वो ऑक्सीजन को लेकर हो, बेड्स को लेकर हो, वैक्सीन को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो। ये आज सारी जांच पड़ताल जो है अस्पतालों के अंदर की जा रही है। एक चेकलिस्ट तैयार की जाएगी पूरे भारत भर के हर राज्यों के उन बड़े अस्पतालों में कि दवाइयों की कमी तो नहीं है, बेड्स की कमी तो नहीं है या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कमी तो नहीं है। ऐसे में आज खुद केंद्रीय मंत्री ने इसकी पहल की और न केवल केंद्रीय मंत्री ने बल्कि सभी राज्यों के चिकित्सा मंत्री अपने अपने राजधानी के बड़े अस्पतालों में इस समय ये निरीक्षण कर रहे हैं। चूंकि पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से कोविड का खतरा मंडराने लगा है। चाइना से ये लगातार खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं जापान से खबरें अब सामने आने लगी है, यूएस से ये खबरें सामने आने लगी हैं। ऐसे में इस बार भारत ने पहले ही एहतियाती कदम उठा लिए हैं। तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की गई हैं। पड़ताल की जा रही है कि वो सारे इंतजाम जो कोविड के दौरान होने चाहिए वो माकूल बंदोबस्त है या नहीं। इसी कड़ी के अंदर ये और फराह खान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है, उनके पास चलते हैं। फराह, क्या अपडेट, क्या चेकलिस्ट चेक कर ली गई है, तमाम इंतजाम हॉस्पिटल्स में है या फिर कुछ और बदलाव किए जाने हैं? जी देखिए, कोरोना फराह, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जो मॉक ड्रिल है वो आज देश भर में हो रहा है और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है सफदरजंग अस्पताल आए थे। जी तो देखिए, यहाँ पर एक कोविड सेंटर बनाया गया है और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि इस कोविड सेंटर के अंदर जो 2 वार्ड्स हैं
वो तैयार किए गए हैं। और जैसे मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि जैसे जैसे हम अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर कि एक पेशेंट एंट्री है और ये कोविड टेस्टिंग एरिया है। तो यहाँ पर जो है वो कोविड टेस्टिंग होगी, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दिखाया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारी चेकिंग की जाएगी, पल्स और ये सब बीपी के लिए। और उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल बेड तैयार किए गए हैं। उसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पेशेंट्स आएंगे जिनकी ज्यादा क्रिटिकलिटी नहीं होगी, जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको यहाँ एडमिट किया जाएगा। लेकिन अगर वो ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, उनके लिए वेंटिलेटर बेड की जरूरत है, तो देखिए उसके लिए जो दूसरा वार्ड है उसको तैयार किया गया है। तो इस वार्ड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेंटिलेटर बेड सारी तैयारियां हैं। तो 2 वार्ड तैयार किए गए हैं, एक उन पेशेंट्स के लिए जो ज्यादा क्रिटिकल नहीं होंगे, एक उन पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर क्रिटिकलिटी देखी जाती है। और यहाँ पर जो है 4 PSA प्लांट है सफदरजंग में, और उसी को लेके जो जिन हेल्थ वर्कर्स को ये PSA प्लांट वर्क करना आता है उन सबको यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरी तरीके से तैयारी है। मनसुख मांडविया जी खुद आए थे, जायजा लेकर गए हैं। यहाँ के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने खुद न्यूज 18 से बात करते हुए ये जानकारी दी है कि जो स्थिति पहले आई थी, क्योंकि देखिए पहले जब लहर आई तो उसमें कई चीजें जो थी वो प्राप्त नहीं थी। तो आज जो है वो मॉक ड्रिल इसलिए किया गया था ताकि पता चले कि PPE किट्स की बात हो रही है, PSA की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, टेस्टिंग की बात हो रही है, कितना कुछ हॉस्पिटल के बारे में प्राप्त है। फराह, यहाँ सफदरजंग क्या इस पूरी निरीक्षण में, इस पूरी जांच में ये जो चेकलिस्ट तैयार की जा रही है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसी जरूरी मेडिकल सुविधाओं की कमी पाई गई जिनकी जरूरत होगी इस निरीक्षण के बाद में उन्हें मुहैया करवाया जाएगा, या सभी इंतजाम माकूल पाए गए? देखिए यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो कई अस्पतालों में है, लेकिन अगर सफदरजंग की बात की जा रही है तो जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ पर 4 PSA प्लांट्स हैं, यहाँ पर जो वेंटिलेटर बेड्स हैं वो थोड़े हैं। तो देखिए धीरे धीरे जो है वो क्षमता जो है वो बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस अस्पताल को पूरी तरीके से तैयार किया गया है ताकि अगर कोई संकट आता है तो यहाँ से जो है इस अस्पताल को रेडी किया गया है। जो बाकी अस्पताल है वहां से चेकलिस्ट आनी है कि क्या क्या चीजें हैं जो उनको चाहिए होगी। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि एक चीज नहीं है, PSA की बात हो रही है, ऑक्सीजन मशीन्स की बात हो रही है, PP किट्स की बात हो रही है, N95 की बात हो रही है, बहुत सारी तमाम चीजें हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है, RT-PCR की बात हो रही है। तो इन सारी चीजों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम PSA की बार बार बात करें तो उनके लिए वो हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए जो उनको चलाना जानते हैं। तो देखिए इन सारी चीजों पर लगातार जो है वो सरकार जो है वो एक्शन प्लान में है और वो बार बार ऐसे कदम उठा रही। देखिए कल IMA के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उसमें भी उन हॉस्पिटल्स के नाम सामने आए थे जहां पर ये चीजें नहीं है, तो उन सारी चीजों को कैसे वहां तक पहुंचाना है उन तक की बात हुई है। फराह, जिस जगह आप खड़ी हैं जहां पर मनसुख मांडविया पहुंचे थे, पूरा इंस्पेक्शन किया गया, इस हॉस्पिटल के इंचार्ज से आपकी बात हुई क्या? इस वक्त कोशिश की जा सकती है उनसे बात करने की, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि दिल्ली से निकलने वाला मैसेज पूरे भारत में जाता है फराह, और ऐसे में अगर कुछ कमियां हो, कुछ दूसरे अस्पतालों को जरूरत हो, किस तरीके के इंतजाम जो है वो किए जाए, आपके जरिए जो है वो हमारे राजस्थान के दर्शक भी जो है वो फराह अच्छे से समझ सकते हैं, हॉस्पिटल अच्छे से समझ सकते हैं, चूंकि इंतजाम जो है तस्वीरों के अंदर फराह साफ तौर पर बहुत माकूल नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुद मनसुख मांडविया आके गए हैं। तो क्या यहां के इंचार्ज या डॉक्टर से आपकी इस सिलसिले में बात हो पाई? देखिए मैं जी, जो यहाँ के डॉक्टर और इंचार्ज हैं वो भी मीटिंग के लिए जो है वो गए हुए हैं, लेकिन मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगी कि देखिए जो पहले मैं आपको वार्ड दिखा रही थी उनमें इस टाइप की मशीन्स नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर ये जो बेड्स हैं ये वेंटिलेटर बेड्स हैं, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ दर्शकों को समझाने के लिए मैं दिखाना चाहूंगी। वहां पर एक नर्सेस स्टेशन बनाया हुआ है, जब यहाँ पर जो पेशेंट्स एडमिट हो गए तो उनके लिए वहां पर देखिए आप देख सकते हैं प्रॉपर नर्सेस स्टेशन है, जहाँ से पूरा जो है उनसे आप बात कर सकते हैं। क्योंकि और यहाँ पर जितने भी, फिर मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर जो बेड्स है वो काफी प्राप्त है। यहाँ पर उन बेड्स में सारे बेड जो है वो वेंटिलेटर बेड्स नहीं है, कुछ स्पेशल बेड्स भी हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि एक जी फराह, बिल्कुल साफ तौर पर ये इंतजाम नजर आ रहे हैं। पहले से ही एहतियातन ये तैयारी की गई है, क्योंकि सेकंड वेव के अंदर किस तरीके से बेड की कमी हुई थी ये हम सब ने देखा था। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए फराह आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार अलर्ट हो गई है, वहीं अब इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में कोविड-19 मामलों में किसी भी बढ़ोतरी की स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की पड़ताल करने के लिए आज एक मॉक ड्रिल की जा रही है।
और सीकर जिले के फतेहपुर में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां रोडवेज और ट्रेलर की भिड़ंत के बाद एक 6 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर चूरू हाईवे पर सुबह घना कोहरा था। इसके चलते विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। रोडवेज बस और ट्रेलर में आमने सामने की भिड़ंत हुई। इसके बाद पीछे चल रही गाड़ियां भी एक के बाद एक टकराती गई। हादसे में रोडवेज बस के कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर बस में बुरी तरीके से फंस गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद उसे बाहर निकाला। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया। काफी समय के बाद इस जाम को खुलवाया गया। आज सुबह घने कोहरे की वजह से एक ट्रेलर और रोडवेज बस में टक्कर हुई थी। इसमें रोडवेज का कंडक्टर है वो एक्सपायर हो गया, ड्राइवर है वो गाड़ी में फंस गया था। इसको बड़ी मुश्किल से पब्लिक के सहयोग से निकाला गया, इसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। इसके साथ ही यहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो कुछ गाड़ियाँ पीछे से और भी आपस में बढ़ गई थी, लेकिन उसमें कोई मामूली चोटें आई हैं, ज़्यादा इंजर्ड है। कोटा के कोटसुआ गांव में एक निर्माणाधीन मकान की पुताई करते वक्त हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 युवक झुलस गए। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे 2 अन्य को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक पुताई के दौरान लोहे की सीढ़ी सेट करते वक्त ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन से टच हो गई। इससे यह हादसा पेश आया। डिगोट के पास में गाँव कोटसुआ, वहाँ पुताई करने के लिए 1-2 दिन से ही गए थे। होम गार्ड में जवान थे 25-30 साल से, बाकी अभी 1 महीना करीब है, तो 1-2 दिन से वहाँ गए थे। तो वहाँ खंभे पे लाइन से करंट लगने से सीढ़ी लगा रहे थे। 35 kV दूर थी, तो चार्जर से उसमें लगने में करंट आ गया जब तीनों नीचे थे। ऊपर कौन था, किसकी मौत हुई? जगदीश करार। कहाँ का रहने वाला था? तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी। पोखरण में चोरों का आतंक। चोरों ने शिक्षा के मंदिर को निशाना बनाया, स्कूल का ताला तोड़कर लाखों का सामान चोरी किया, कंप्यूटर समेत अन्य सामग्री पर हाथ साफ किया। प्रधानाचार्य दानाराम ओढ़ानिया ने पुलिस को सूचना दी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौक में ये चोरी हुई। और ये खबर भरतपुर से। सराफा दुकान में चोरी हुई, शटर और चैनल गेट के ताले तोड़कर चोरी की गई। लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुराए गए। नकाब काले चश्मे पहनकर 6 बदमाशों ने लोहे की रॉड से ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी के बाद सामान को ले जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ये भरतपुर की तस्वीरें हैं। 6 चोर नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक अपने सर पर सामान को लाद कर ले जाते हुए। सराफा व्यापारी के यहां चोरी हुई। बताया जा रहा सोने चांदी के जेवरात चुराए। इनकी कुल कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। एक साथ 6 चोर एक बाजार के अंदर धावा बोलते हैं, शटर का ताला तोड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि वहां आवाजें भी हुई होंगी, लेकिन इस सर्द रात का फायदा उठाकर चोरों ने आसानी से चोरी की और रफू चक्कर हो गए। जिस पुलिस की जिम्मेदारी रात को बाजारों शहर की पेट्रोलिंग और गश्त करने की होती है, उनकी नाक के नीचे से ये 6 चोर आसानी से चोरी करके निकल गए। ये तो सीसीटीवी फुटेज के में तस्वीरें आने की वजह से पता चल पाया कि कितने लोग थे। यहां आपको ये बता दें कि पुलिस का हमेशा की तरह यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक से बात करते हैं। दीपक, रात का समय पुलिस की गश्त का होता है, पेट्रोलिंग का होता है, लेकिन ये पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए पुलिस की नाक के नीचे से 6 चोर आते हैं, उठापटक करते, तोड़फोड़ करते, चोरी करते, आसानी से फरार हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है दीपक, पुलिस ने आपको कहा होगा कि वो जांच कर रही है। देखिए, बिल्कुल आसिफ, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो पुलिस एक ही हवाला देती है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर जो है अब सवाल उठने लगे हैं कि पूरे संभाग की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल बदल हालत पे है और आए दिन चोर जो है, बदमाश है, इस तरह की वारदातों को जो है अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में जो जुरेरा कस्बे का मामला है कि अल सुबह जो है 6 बदमाश, नकाबपोश बदमाश आते हैं
और वो एक ज्वेलर की दुकान को जो है शटर तोड़ करके, चैनल गेट तोड़ करके उसमें चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और वहां से करीब 95 किलो के लगभग चांदी और 450 ग्राम जो सोना है वो वहां से चोरी करके लेके जाते हैं। और पुलिस जो है वो जो है सोती रहती है। ऐसे में जो चोरी के बाद में जब सुबह लोग जागे तो उनको पता चला कि ज्वेलर की दुकान में चोरी होगी। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची और फिर पूरे मामले की जांच में जुटी। लेकिन उस घटना के बाद जो है व्यापारियों में गुस्सा फूट पड़ा पुलिस के खिलाफ और उन्होंने बाजार को बंद कर दिया और बाजार को बंद करके वो पुलिस के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करने लगे। और उनका कहना है कि जो चोर जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद वो थाने पहुंचे। फिलहाल पुलिस उनसे समझाइश कर रही है, लेकिन सवाल एक ही जो है निकल करके आता है आसिफ, कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और चोर बदमाश जो है वो इस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं कि आए दिन चोरियां हो रही हैं, शटर ताले तोड़ करके जो है चोरी ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। और पुलिस जो है सिर्फ जांच पर जांच करती रहती है। आज भी कोई बड़ी चोरी का खुलासा जो है नहीं हो पाया। नगर कस्बे में पहले जो है अनाज मंडी में चोरी की वारदात देखने को मिली थी, वहां पर भी चोरों ने इसी तरह से घटना को अंजाम दिया था। उसमें भी पुलिस जो है अभी तक चोरों के पास नहीं पहुंची और चोर जो है अभी फरार है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली और उसको लेकर के भी व्यापारियों ने जो है बाजार बंद किया था और अभी भी यही हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। व्यापारियों ने जब ये घटना नहीं खुली तो उसके बाद में आज बाजार बंद किया और अब पुलिस से मांग कर रहे हैं कि जो चोर है उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। अलवर नगर परिषद में नगर परिषद आयुक्त की हठधर्मिता और व्यवस्थाओं के खिलाफ अलवर शहर के 6 पार्षद नगर परिषद के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर नगर परिषद ने अलवर शहर के विकास पर ध्यान नहीं दिया तो ये धरना भूख हड़ताल में बदल जाएगा। ये नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ जो धरना है और जो अव्यवस्थाएं नगर परिषद में आयुक्त ने फैलाई हुई हैं उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। जैसे कि आज हमारे साथी पार्षद सोनू चौधरी के वार्ड में काम चल रहा था, जो बजरी की जगह जो रेती रहती है उसका इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें इन्होंने जो जयन और अयन को मौके पे बुलाया तो ठेकेदार का ही पक्ष ले रहे थे और ठेकेदार का ही पक्ष ले रहे थे और ठेकेदार का ही उनमें शामिल, हमको ऐसा लग रहा है उन गतिविधियों में शामिल है जो ठेकेदार का पक्ष वो ले रहे हैं और ना जो घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अलवर में मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ सरस डेयरी चेयरमैन का अभियान जारी है। सोमवार रात सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अलवर के लक्ष्मणगढ़ में मिलावटी दूध की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद सरस डेयरी के चेयरमैन फैक्ट्री पहुंचे और मिलावटखोरों को रंगे हाथ पकड़ा। इस दौरान करीब 2000 लीटर मिलावटी दूध को नाली में बहाया गया। पुलिस टीम भी मौजूद रही। खेड़ली चंद्रावत में एक हंडू का बास है, वहां पहले भी मैं मेरी पर्सनल गाड़ी से आया और तो मैं पहले भी कार्रवाई नहीं कर पाया। अब मैं एक प्राइवेट गाड़ी से यहाँ आकर लगभग प्राइवेट गाड़ी गांव से बाहर खड़ी कर वहां पैदल आके और कार्रवाई की तो वहां रिफाइंड तेल में एक ग्राइंडर से एक लड़के को हमने घर के अंदर मिलावटी करते पकड़ा गया। लड़का तो भाग गया था और मिलावटी दूध बना रहा था। वो लगभग 2000 लीटर के आसपास दूध था। वो हमने मौके पर नष्ट करवाकर सैंपल ले लिए। और करीब 2 महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में हुई चरवाहे बंटी की हत्या की गुत्थी 12 पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी मोनू धानुक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को जुए की लत है। इसी लत के चलते इसने जुए में पत्नी के गहने गिरवी रख दिए। इसको छुड़ाने के लिए मोनू ने जंगल में बकरी चरा रहे बंटी से पहले बकरियां उधार मांगी। नहीं देने पर मोनू ने लूट की नीयत से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बाद में बंटी का शव जमीन में दफन कर दिया। थाने पर फरियादी कंवरलाल बंजारे ने सूचना दी कि मेरा बेटा बंटी मेरी बकरियां चराने गया था। हमारे 80-90 बकरियां हैं और उसके साथ में 2 बच्चे और गए थे, पर वो बच्चे भी आ गए, हमारी बकरियां भी आ गई, लेकिन मेरा बेटा बंटी आया नहीं। सूचना पर हमने उनका रिपोर्ट ली, प्रकरण दर्ज किया गया और उसकी तलाश किया गया। असमत मांगने के मामले में गिरफ्तार डर्टी प्रोफेसर और आरोपी स्टूडेंट की बातचीत के एसआईटी की टीम को 50 और ऑडियो मिले हैं। ऑडियो में हुई बातचीत की एसआईटी टीम स्क्रिप्ट तैयार कर रही है।
पुलिस को अंदेशा है कि इन ऑडियो में कई अन्य लोगों या छात्राओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस इन ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर रही है। इनका इस्तेमाल बतौर सबूत कोर्ट में किया जाएगा। तो 50 से ज्यादा ऑडियो अब पुलिस को मिल चुके हैं। ये जो 50 ऑडियो हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें, ये जो डर्टी प्रोफेसर है, जो पिछले कई समय से बेशर्मी का नंगा नाच खेल रहा था, इसने अपने स्टूडेंट के साथ ये 50 ऑडियो में बातचीत की है। इसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जा रही है। यानी अगर ट्रांसक्रिप्ट से मायने ये है कि जो दोनों के बीच में बातचीत हुई है, उन शब्दों को समझकर कागज पर लिखा जाएगा या कंप्यूटर पर लिखा जाएगा कि आखिर इनके बीच में क्या बातचीत हुई है। और ये तमाम दस्तावेज, बातचीत की जो ट्रांसक्रिप्शंस हैं, वो कोर्ट में पेश की जाएगी इनके खिलाफ कि इसने स्टूडेंट से ये बातचीत की है। ये वो स्टूडेंट है जो पुलिस के हत्थे लगा है। फिलहाल ट्रांसक्रिप्शन का काम शुरू हो चुका है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। राजस्थान में भी सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। अगले 24 घंटों में सीकर समेत कई जिलों में शीतलहर की संभावना है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें राजस्थान की। पहली तस्वीर अलवर, दूसरी सीकर, तीसरी झुंझुनू, चौथी करौली, 5वीं दौसा। हर जगह घना कोहरा और शीतलहर। या फिर कहा जाए कि दिसंबर का महीना राजस्थान में पूरी तरीके से अब असर दिखाने लगा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी से देश भर में ठंड बढ़ गई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की हैं, जहां शिंकुला दर्रा सफेद चादर ओढ़े नजर आ रहा है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मौसम विभाग ने पर्यटकों से अलर्ट रहने की अपील की है। ये तस्वीरें हिमाचल की। जाहिर सी बात है कि जब यहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है तो पड़ोसी राज्यों के अंदर शीतलहर और ठंड भी अचानक से बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सोमवार शाम ताजा बर्फबारी हुई, जिससे सैलानी गदगद दिखे। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रात की बर्फबारी ने पहलगाम में एक खूबसूरत नजारा बना दिया। वहीं पर्यटक बर्फबारी में झूमते और बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग भी इस बर्फबारी को लेकर काफी खुश हैं। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार है। मौसम विभाग द्वारा जिले के लिए घने कोहरे और कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका खासा असर देखा जा रहा है। आज सुबह पूरा जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। इसकी वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। दिन की शुरुआत में विजिबिलिटी बेहद कम रही। इस दौरान कुछ मीटर दूर तक भी देख पाना मुश्किल था। सुबह कोहरे के असर से वाहन चालकों को बेहद धीमी गति से और हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने मौसम का लिया जायजा। प्रदेश का सरहदी जिला श्री गंगानगर आज फिर घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही घने कोहरे और कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, उसी का साफ साफ असर इस समय समूचे श्री गंगानगर जिले में देखा जा रहा है। पिछले 5-7 दिनों से लगातार श्री गंगानगर घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से न केवल मौसम में ठंडक घुल गई है, बल्कि श्री गंगानगर वासियों की धूसनी भी काफी छूट रही है। अभी हम आपको श्री गंगानगर के रविंद्र पथ का नजारा दिखाएं तो आप ये देखिए कि समूचा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय इस समय घने कोहरे की आगोश में है। पिछले 5-7 दिनों से लगातार हम देख पा रहे हैं कि कोहरा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। ये जिला मुख्यालय का हाल है और जिला मुख्यालय से यदि हम बाहर गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में या सुदूर क्षेत्रों में निकलेंगे तो निश्चित तौर पर ये कोहरा और ज्यादा घना होगा और विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है। इसी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट चुकी है और वाहन चालकों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि गाड़ी ड्राइव करते समय फॉग लाइट और हेडलाइट का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। हालांकि अधिकांश वाहन चालकों के द्वारा फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ गाड़ी की जो रफ्तार है उस पर भी काफी हद तक ब्रेक लगने में कोहरा कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। रूटीन की बात करें तो देखिए आम आदमी का रूटीन पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि कोहरा काफी घना होने की वजह से, तापमान में गिरावट होने की वजह से इस समय हार्ड कपकपाती ठंड का सामना श्री गंगानगर वासियों को करना पड़ रहा है। खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग
वो तो घर से बाहर अपना रूटीन जब ही स्टार्ट कर पाते हैं जब दिन काफी हद तक खुल जाता है। हालांकि कल दिन में जरूर थोड़ी धूप देखने को मिली, लेकिन इसके अलावा पिछले 2-3 दिनों से दिन का तापमान और साथ ही साथ रात का तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे इस समय खासी ठंड पड़ रही है और लोग ठंड से बचने का हर संभव प्रयास करते हुए भी देखे जा सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों के द्वारा जब तक जरूरी नहीं होता घर से बाहर नहीं निकला जाता, लेकिन जब उन्हें घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो वो पूरी तरह से अपने आप को कवर करके निकल रहे हैं ताकि किसी भी तरह की ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। इसके साथ साथ मौसम विभाग के साथ साथ जिला चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा भी आम लोगों को अलर्ट जारी किया है, एडवाइजरी जारी की गई है कि इस हार्ड कपकपाती ठंड के दौरान वे अपनी सेहत का आवश्यक ध्यान रखें, अपने कान, चेहरे, नाक और गले को पूरी तरह से ढकने के बाद ही घर से बाहर निकलें ताकि किसी भी तरह की मौसमी बीमारी की चपेट में आने से बचा जा सके। हालांकि ये मौसम, ये हार्ड कपकपाती ठंड जितनी आम लोगों के लिए इस समय परेशानी भरी साबित हो रही है, लेकिन दूसरी ओर किसानों के लिए ये मौसम खासा खुशगवार होता है। अलवर में मंगलवार को सुबह कोहरे ने पूरे जिले को आगोश में ले लिया। लोग कोहरे की वजह से घरों में बैठकर सूर्य निकलने का इंतजार करते दिखाई दिए। वहीं सड़कों पर भी वाहन चालकों की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दी, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर के करीब रह गई। इसकी वजह से वाहनों की हेडलाइट जलाने के बावजूद भी सड़कों पर कुछ नहीं दिखा। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव तापते हुए नजर आए। जो है प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। कोहरे का कहर इस तरीके से है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पास में एक खेत है, वो खेत में जो गेहूं की फसल है वो बोई हुई है, लेकिन अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा है। मात्र जो गेहूं है वो हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि जो चारों ओर है वो कोहरे का जो प्रकोप है, कुछ लोग जो यहाँ हैं वो अलाव ताप कर सर्दी से बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। तो अलवर सहित पूरे एनसीआर और राजस्थान में मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी दी गई है कि कोल्ड वार शुरू हुआ है और ये जनवरी के प्रथम सप्ताह तक जारी रहेगा। जिस तरीके से जो सर्दी है, 2 डिग्री टेम्परेचर अलवर में रहा है, उससे बचाव के लिए लोग हैं वो अलाव ताप रहे हैं और चारों ओर जो कोहरा है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो घरों में कामकाज है वो जो हैं वो लोग करने के बाद बाजार में और सड़कों पर अभी कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वाहन चालक हैं उनको वाहनों की लाइट जला करके चलना पड़ रहा है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी मात्र 10 से 15 मीटर रह गई है। अलवर से मैं राजेंद्र शर्मा। और करौली में सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 4 दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। मंगलवार को क्षेत्र में दिसंबर महीने का सबसे घना कोहरा नजर आया। घने कोहरे के चलते दृश्यता का स्तर 20 मीटर से नीचे रहा। घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलते नजर आए। वहीं कोहरे की वजह से बाजारों में सड़कें सूनी नजर आई। जिले में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज हालात सर्दी से आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से सूरज देव के दर्शन ही हुए रात में, और आज सुबह बहुत तेज सर्दी चल रही है और साथ साथ में ठंडी हवाएं भी बीच बीच में चल रही है। सर्दी आज पहली बार सर्दी में एहसास हुआ है, पहली बार कोहरा पड़ा है और पास का ही देखने में बड़ी हो रही है। आवागमन वाहनों का, पब्लिक का भी मूवमेंट बहुत कम है। आज सारी व्यवस्थाएं स्थगित सी हो गई हैं। शेखावटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। सीकर जिले में लगातार दूसरे दिन भी तापमान माइनस में बना हुआ है। सीकर के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -1.7 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार तापमान माइनस में रहने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह सुबह मौसम साफ रहने के बाद अचानक कोहरा छाया रहा। इससे लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है और सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को उठानी पड़ी। अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और आज लगातार दूसरे दिन तापमान है वो माइनस में है। आज सुबह का तापमान सीकर जिले के फतेहपुर केंद्र पर -1.7 डिग्री दर्ज किया गया है और इस वक्त हम गेहूं के खेत में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गेहूं की बालियां हैं उन पर जो ओस की जो बूंदे हैं वो जम चुकी हैं। रात को जब सिंचाई होती है, किसान अपने खेत में सिंचाई करते हैं तो सुबह सुबह जो ओस की बूंदे हैं वो जमी हुई साफ इन पर नजर आ रही हैं और लगातार अब चूंकि पिछले 2 दिन से ठंड का असर है वो अब बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से जो
फसलें जो सब्जी की फसलें हैं उनके लिए जो ये पारा है जो माइनस में गया है, ये नुकसानदायक हो सकता है। और पिछले 2 दिन से मौसम साफ होने की वजह से तापमान ज्यादा माइनस में जा रहा है। पहले 4 दिन तक कोहरा रहा था, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हुआ और मौसम साफ होने की वजह से जो तापमान है वो माइनस में गया। आज अगर सुबह की बात करें तो आसमान में हल्के बादल छाए हैं और अब चूंकि बादल आने के बाद ये माना जा रहा है कि अगर बूंदाबांदी होती है तो एक बार तापमान माइनस से ऊपर आएगा, लेकिन शीतलहर जो है वो लोगों को परेशान करेगी। तो मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं और बदलाव होने की वजह से जो ठंड है वो तो लोगों को परेशान कर ही रही है। दूसरी तरफ जो तापमान है वो माइनस में गया है, वो भी एक जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन में लगातार जो मौसम है उसमें बदलाव होंगे और जो तापमान है वो माइनस में भी रह सकता है। और जिस तरह से आज बादल आए हैं तो उससे ये भी माना जा सकता है कि एक बार बूंदाबांदी होने के बाद में तापमान है वो ऊपर आ सकता है और फिर से कोहरा है वो परेशान कर सकता है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18, सीकर। दौसा जिले में कोहरे का आज व्यापक असर देखने को मिला। इस सीजन का पहला कोहरा आज देखा गया। कोहरे के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन पर भी खासा असर पड़ा है। ट्रेनें देरी से यहां पहुंची और देरी से ही यहां से रवाना हो पाई। दौसा में कोहरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। दौसा जिले में आज कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र, हर जगह कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोहरे का असर सड़क और रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। जो ट्रेनें हैं वो काफी धीमी स्पीड से गुजर रही हैं। हम आपको पीछे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी कम है और जो कोहरे के चलते जो पेड़ पौधे हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो लोग हैं वो अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो सर्दी पड़ रही है उसका कितना कितने दिन से सर्दी पड़ रही है, आज क्या असर है? 3-4 दिन से तो बर्फ जम रही थी। अब आज सर्दी का पहला कोहरा है, बहुत जबरदस्त कोहरा चल रहा है और अलाव ताप करके सर्दी से बचाव कर रहे हैं। आप बताओ कितने दिन से सर्दी पड़ रही थी, आज कैसे बच रहे हो सर्दी से? पिछले 3 दिन से काफी बर्फ जम रही थी, इससे फसल को काफी नुकसान भी हो रहा है और आज सर्दी का पहला कोहरा है। और ये खबर जालोर से पेपर लीक से जुड़ा बड़ा खुलासा। पेपर प्रिंट में जाने से पहले आउट हो चुका था। आरपीएससी के सभी 4 पेपर आउट होने की आशंका जताई जा रही है। आरोपियों के पास सभी परीक्षाओं के मिक्स में 500 प्रश्न। उदयपुर पुलिस को आरोपियों के पास से 339 प्रश्न मिले हैं, लेकिन पुलिस के एफआईआर में केवल 30 प्रश्नों का जिक्र किया गया। 30 में से भी पूर्व की परीक्षा एसएस और हिंदी के 5 सवाल मैच कर रहे हैं। पेपर लीक मामले से जुड़ी यह भी बड़ी खबर। गुजरात से जुड़े राजस्थान पेपर लीक के तार। गुजरात नंबर की कार ने राजस्थान में बस को एस्कॉर्ट किया। बनासकांठा की कार ने नकलचियों की बस को एस्कॉर्ट किया। बनासकांठा की कार में मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई बैठा था। GJ08CC2902 नंबर की कार बनासकांठा आरटीओ में रजिस्टर गणपत लाल भागीरथ राम बिश्नोई के नाम दर्ज है। एक ही कार के मालिक हो सकते हैं। पेपर लीक में ये बस और कार पकड़ी गई थी। और उदयपुर पेपर लीक मामले में एक और खुलासा हुआ। होटल हिमांशी में नकल गिरोह का ठिकाना था। कमरा नंबर 303 को कंट्रोल रूम बनाया था। कमरा नंबर 303 में पेपर सॉल्व किया गया। 4 और कमरों की बुकिंग की गई। कमरा नंबर 207, 209, 303, 305 भी बुक किया गया था। 22 दिसंबर को 2 कमरे और 2 कमरे 23 दिसंबर को बुक किए गए थे। और आरपीएससी पेपर लीक मामले में 55 आरोपियों पर 11 पन्नों की एफआईआर दर्ज की गई। 11 धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ। आईपीएस की धाराओं के अलावा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा एक्ट में भी यह मामला दर्ज किया गया। 10 करोड़ की कुर्की और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। आज पंजाबी विषय की परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन दौसा में एक भी परीक्षार्थी इस परीक्षा को देने के लिए नहीं पहुंचा।
सुबह परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस के जवान और अन्य स्टाफ तैनात किया गया था ताकि परीक्षार्थियों की गहन जांच पड़ताल करके उन्हें प्रवेश दिया जा सके। दौसा के रामकरण जोशी स्कूल परीक्षा केंद्र पर स्टॉप निर्धारित समय तक स्टाफ तैनात रहा, लेकिन एक भी परीक्षार्थी एग्जाम देने नहीं आया। इसके बाद अधिकारियों ने औपचारिकता पूरी कर अनुपस्थिति की जानकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी है। दौसा में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन सूने पड़े परीक्षा केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष ने। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है और आज पंजाबी साहित्य की परीक्षा का प्रदेश भर में आयोजन किया जा रहा है। दौसा के भी रामकरण जोशी स्कूल परीक्षा केंद्र बनाया गया था, केवल एक परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें 3 जो परीक्षार्थी वो पंजीकृत हैं, लेकिन 9 बज चुके हैं। एक भी परीक्षार्थी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए नहीं आया है। ऐसे में जो यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी, जो केंद्र अधीक्षक हैं या फिर पुलिसकर्मी हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई परीक्षार्थी आए। हम यहाँ के केंद्र अधीक्षक से बात करते हैं। सर, किस विषय की परीक्षा थी, कितने पंजीकृत थे और कोई बच्चा आया नहीं आया क्या? आज पंजाबी साहित्य का पेपर है और यहाँ पर 3 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे और तीनों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है और यहाँ पर पूरी तैयारी है परीक्षा संचालन की। 9 बजे तक वेट करेंगे, उसके बाद में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी और ऊपर से निर्देश जैसे मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। आज अंतिम दिन है परीक्षा का, आज के बाद परीक्षा? हाँ, आज अंतिम दिन है। ये 21 से लेकर 27 तारीख तक यहाँ पर पेपर पूरे राजस्थान में, साथ साथ दौसा में भी आयोजित हुए हैं और यहाँ पर पंजाबी विषय का पेपर है और आज अंतिम दिन है। बिल्कुल, आज अंतिम दिन है, लेकिन अंतिम दिन यहाँ पर एक भी परीक्षार्थी एग्जाम देने नहीं आया है। ऐसे में जो परीक्षा केंद्र एक बनाया गया था वो पूरी तरह सूना पड़ा हुआ है और जो स्टाफ है, केंद्र अधीक्षक है या पुलिस के जवान है या फिर अन्य स्टाफ है, वो सब इंतजार कर रहे थे कि भाई कोई परीक्षार्थी आए, लेकिन एक भी परीक्षार्थी यहाँ पर नहीं आया है। ऐसे में आज इस सेंटर पूरी तरह सूना रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द होने के चलते प्रदेश के लाखों पढ़ाई करने वाले युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इसी को लेकर अब आमजन में भी आक्रोश शुरू हो चुका है। इसको लेकर जालोर जिले के रहने वाले लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने। आरपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम प्रकार की कड़ियां जुड़ती जा रही है, इसके चलते जो तमाम जो अभ्यर्थी थे उनके जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, यानी कि लाखों राजस्थान के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो जालोर से बड़ी संख्या में जो खेप का नाम सामने, यानी कि 50 से अधिक गिरफ्तारियां हुई और ये जो भर्ती परीक्षा का जो पेपर था वो एक पेपर जो है रद्द कर दिया। लेकिन जिस तरीके से इस बस का मूवमेंट था वो 20 तारीख से लगातार उदयपुर था, क्योंकि टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए। ऐसे में जालोर के वासी क्या कुछ सोचते हैं, जालोर के जो लोग हैं उनका क्या मानना है, क्योंकि जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ साफ तौर से खिलवाड़ होता है। आपका क्या मानना है कि लगातार जो अभ्यर्थी है दिन रात पढ़ता है, उनके माँ बाप किसान जो जिस तरीके से बच्चों को जिन परिस्थितियों में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके भविष्य के साथ तो कुठाराघात किया जा रहा है। बिल्कुल, एक तरीके से मानवीय संवेदनाएं पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है और ऐसा कहा जाता है जब रक्षक ही भक्षक बच जाता तो उसका क्या उपाय है। बिल्ली को जब दूध के रखवाले का काम दिया जाता, ठीक वैसा ही काम अभी राजस्थान में हो रहा है। और एक तरीके से अब तो ऐसा लगने लग गया, आम व्यक्ति के अंदर ये धारणा बन गई है कि सरकार खुद पेपर बेच रही है, नौकरी नहीं दे रही है, वो खुद पेपर बेच रही है। सरकार नौकरी का ऑक्शन कर रही है। जयपुर से लेके पूरा का पूरा इनका नेटवर्क बन गया है, जो हर स्तर पे इन पेपरों के ऑक्शन के पैसे ले रहे हैं और जो ऑक्शन में पास हो जाता है उनको ये नौकरियां दे रहे हैं। वास्तव में पढ़ा लिखा, जिसने मेहनत की, जो वास्तव में हकदार है, उस बात के अब कोई मायने नहीं रहे। हमारे साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी है जो लगातार तैयारियां करते हैं, बावजूद उन्हें किसी भी तरीके का जो है मुहैया नहीं। आपका क्या मानना है, क्योंकि लगातार मेहनत करते हैं बावजूद उसके आपके भविष्य पर तो ये ग्रहण लगा देते हैं? जैसे कि अब काफी दिनों से पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ है। एक हमारे माँ बाप हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं और करोड़पतियों बाप के लड़के जो पैसों से पेपर लीक करवाने के लिए पढ़ते हैं। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालोर।